महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ में विद्यार्थियों आपका स्वागत है। हम भारत में तुर्की आक्रमण का अध्ययन कर रहे थे और आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है भारत में तुर्की आक्रमण के अंतर्गत मोहम्मद गोरी का आक्रमण। हमने इस कक्षा से पूर्व मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज हम गोरी के आक्रमण के कारण, प्रमुख आक्रमण के परिणाम तथा भारतीय इतिहास पर उस मोहम्मद गोरी के आक्रमण का प्रभाव का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बताना चाहेंगे कि मोहम्मद गोरी कौन थे। जैसा कि इसके नाम में मोहम्मद गोरी लिखा हुआ है। गोरी एक तुर्कों की एक शाखा शंश नबी वंश से थे। तुर्कों की एक शाखा जो पूर्वी ईरान में आकर गजनी और हिरात के पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य आकर बस गई थी। इस छोटे से राज्य ने गौर वंश की स्थापना की। 1010 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने गौर प्रदेश को जीतने में सफलता प्राप्त की और इस शंशनबी वंश ने गजनी की अधीनता स्वीकार कर वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया। गजनी ने इस युद्ध प्रिय तुर्की शाखा के लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया और अपने साम्राज्य विस्तार में गौरी सैनिकों का उपयोग किया। महमूद गजनी की मृत्यु के बाद विशाल गजनी साम्राज्य बिखरने लगा। मध्य एशिया में नवोदित शक्ति सल्जुक तुर्क ने गजनी पर निरंतर आक्रमण करके उसकी शक्ति को कमजोर बना दिया। अवसर का लाभ उठाते हुए गौर शंशनबी शासक ने गजनी की अधीनता का त्याग कर दिया। इस प्रकार एक नए वंश का उदय हुआ और वह वंश था गौर। गजनी और गौरी वंश के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। गजनी के अंतिम शासक बैराम शाह ने अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन के साथ कर दिया, परंतु कुछ समय बाद दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गए। गुस्से में बैराम शाह ने अपने दामाद को गजनी बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से दोनों राजवंशों के मध्य कुछ समय वैमनस्य और शत्रुता बढ़ गई। कुतुबुद्दीन के बाद शैफुद्दीन और शैफुद्दीन के बाद अलाउद्दीन गजनी का शासक बना। शैफुद्दीन के बाद अलाउद्दीन जो गौर का शासक बना था, उसने शक्तिशाली गजनी सेना पर आक्रमण कर दिया। गौर की विजय हुई और विजयोन्माद में अलाउद्दीन ने गजनी नगर को खूब लूटा, उसके भव्य नगरों को नष्ट कर दिया, नगर में आग लगा दी। इसलिए इतिहास में उसे जहां सोज संसार को आग लगाने वाला के नाम से पुकारा जाता है। अलाउद्दीन के बाद उसका चचेरा भाई गयासुद्दीन गौर का शासक बना। गयासुद्दीन पराक्रमी शक्तिशाली शासक था। उसने ख्वारिज्म के शासक से गजनी नगर उसके आसपास के प्रदेश छीन लिए। 1173-74 में गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन को गजनी का प्रशासक नियुक्त किया। यही शहाबुद्दीन भारत के इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध है। 12वीं सदी के अंतिम वर्षों में भारत पर अनेक आक्रमण किए और भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखी। उसका पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। अब गोरी का आक्रमण पढ़ रहे हैं, तो गोरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का अध्ययन करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गोरी के आक्रमण के समय
भारत में 3 मुस्लिम राज्य, पश्चिम में पंजाब, मुल्तान, सिंध, उत्तर भारत में विभिन्न राजपूत वंशों का शासन था। परंतु ये सभी राजपूत रियासतें आपस में संघर्ष में उलझी हुई थी। वे शत्रु से मोर्चा लेने के लिए न तो गजनी के समय संयुक्त हुई और न ही गौरी के समय। प्रमुख जो शक्तियाँ थी शासन करने वाली, उनमें प्रमुख है उत्तर भारत में गजनी वंश, मुल्तान में करमाती शिया, सिंधु में सुमन जाति के शिया मुसलमान, अजमेर में राजपूत चौहान वंश, कन्नौज में गहड़वाल वंश, बंगाल में पाल वंश और गुजरात में सोलंकी वंश, जेजाबुक्ति के चंदेल। उस प्रकार हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में देवगिरी में यादव, वारंगल में काकते, मदुरा के पांड्य और द्वार समुद्र के होयसल। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की भांति राज्यों में आपसी सहयोग व एकता का अभाव था। यह राज्य परस्पर संघर्ष में रत थे। अब हम एक एक राज्य की चर्चा करते हैं। पंजाब में गजनी वंश का शासन था। गजनी वंश की बात करें तो गजनी वंश पंजाब में गजनी वंश के शासकों का राज्य था। पंजाब का गजनी वंश अपनी पूर्व शक्ति तथा प्रतिष्ठा खो चुका था। आसपास के हिंदू राज्यों के सीमांत क्षेत्रों में लूटमाट करते थे। न उनमें अपने राज्य को बढ़ाने की क्षमता थी और उल्टे अजमेर के चौहानों ने उन्हें परास्त करके पंजाब के कुछ क्षेत्र हथिया लिए। दूसरा राज्य मुल्तान। मुल्तान में करमाती शिया मुस्लिमों का शासन था। सिंध में भी सुमन जाति के लोगों का शासन था। महत्वपूर्ण राज्य है अजमेर। अजमेर में चौहान वंश का शासन था। चौहान वंश की नींव बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव नामक व्यक्ति ने सांबर अथवा सपादलक्ष में रखी थी। इस वंश के दुर्लभ राज प्रथम ने बहुत प्रसिद्धि अर्जित की। इसके बाद वाकप्रति प्रथम ने महाराज की उपाधि धारण की और दुर्लभराज द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चौहान राज्य की शक्ति का विस्तार अजयराज के शासनकाल में हुआ। अजमेर अथवा अजय मेरू नगर अजयराज ने ही बसाया। उसके बाद अर्णोराज भी पराक्रमी शासक था। विग्रहराज चतुर्थ अर्णोराज का पुत्र था। उसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को चौहान राज्य में मिलाया। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपार गांगे, पृथ्वीराज सेकंड और सोमेश्वर अजमेर के शासक बने और सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज तृतीय शासक बना, जिसे मुस्लिम इतिहासकारों ने राय पिथोरा कहा है। 1178 ईस्वी के पास उसने शासन के सभी कामकाज अपने हाथों में ले लिए अपने पिता की मृत्यु के बाद। तब वह 11 वर्ष की अवस्था में था। पृथ्वीराज जब शासक बना उस समय उसकी कुछ आंतरिक समस्याएं थीं। विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र नागार्जुन ने उसके उत्तराधिकार को चुनौती दी, परंतु पृथ्वीराज ने उसे पराजित कर दिया। 1182 के आसपास बडानगों ने विद्रोह कर दिया। प्रारंभिक
विद्रोह कर दिया। विद्रोह को पृथ्वीराज ने कुचल दिया। इन सफलताओं से प्रोत्साहित होकर पृथ्वीराज ने विस्तारवादी नीति का अवलंबन किया। विस्तारवादी नीति के अंतर्गत उसने महोबा के चंदेल शासकों को हराया। चंदेलों की राजधानी उस टाइम महोबा थी। वहाँ का शासक परमर्दी देव था। पृथ्वीराज ने गुजरात के चालुक्यों पर आक्रमण किया और चौहानों को लंबे समय तक गढ़वालों से संघर्ष करना पड़ा। पृथ्वीराज तृतीय की भांति गढ़वाल शासक जयचंद भी अपनी साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने की आकांक्षा रखता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चौहान वंश जिनका शासन अजमेर और काफ़ी बड़े क्षेत्र में था, उनकी सीमाएं पंजाब से लगती थी, दिल्ली तक उनका क्षेत्र शामिल था। गढ़वाल शासकों से उनका संघर्ष था, चालुक्यों से भी उनके संबंध मैत्रीपूर्वक नहीं थे और चंदेल शासकों से भी उनका संघर्ष था। तो उनमें एकजुटता, उन्होंने अपने साथी या अपने समजातीय राजपूत वंशों के साथ मैत्री संबंध स्थापित नहीं कर रखे थे। दूसरा वंश की बात करें तो कन्नौज के गढ़वाल वंश, यह भी उस समय का शक्तिशाली वंश था। कन्नौज राज्य की स्थापना गोविंद चंद्र ने की थी। गोविंद चंद्र के बाद विजय चंद्र के समय इसके राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। गौरी के आक्रमण के समय जयचंद यहाँ का शासक था। रंभा मजरी नाटक में उसे दल पुंगल कहा गया है। जयचंद और पृथ्वीराज की आपसी शत्रुता का उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं। पाल वंश अथवा सेन वंश, पाल वंश और सेन वंश का शासन बंगाल में था। गजनी के समय पाल वंश का शासन था, परंतु गौरी के समय पालों की शक्ति कमजोर हो चुकी थी। अब उनका राज्य केवल उत्तरी बंगाल तक ही सीमित रह गया था। पालों के ही सामंत हुआ करते थे सेन। सामंत विजय सेन ने बिहार में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और उसके उत्तराधिकारी बल्लाल सेन ने बंगाल, बिहार, कलिंग में अधिकांश क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया और सीमाओं का विस्तार किया। गौरी के आक्रमण के समय लक्ष्मण सेन शासक था और वृद्ध हो चुका था। सामंत आपसी षड्यंत्रों में राज्य की शक्ति को कमजोर बनाने में जुटे हुए थे। गुजरात के सोलंकी वंश, गुजरात में सोलंकी राजवंश ने अपनी शासन 10वीं शताब्दी में स्थापित किया। गजनी के समय भीमदेव का शासन था और उसके बाद जयसिंह सिद्धराज कुमारपाल शासक हुए। कुमारपाल की मृत्यु के बाद सोलंकियों की शक्ति थोड़ी थोड़ी कमजोर होने लगी। गौरी के समय यहाँ का शासक मूलराज द्वितीय था। वह दुर्बल शासक था। उसका राज्य गुजरात तथा सौराष्ट्र की सीमाओं तक रह गया था। अन्य राज्यों में जेजाग भुक्ति के चंदेल राज्य थी। जेजाग भुक्ति आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र के आसपास था। उनकी राजधानी महोबा थी। परमर्दी देव ने चंदेल सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु पृथ्वीराज चौहान के हाथों से पराजित होना पड़ा। तो हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत में गढ़वाल, चौहान, पाल, सोलंकी, चंदेल आपस में मैत्री का भाव है। सीमा पर आक्रमणकारी आ रहा है, परंतु उन्होंने अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों में देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, मथुरा के पांड्य, द्वार समुद्र के होयसल थे।